आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम हमारे पाठ जल संसाधन का वर्षा जल संग्रहण के तहत आगे जो है इसको पढ़ेंगे, इसको जारी रखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण क्या था, क्यों ज़रूरत महसूस हुई। पिछली कक्षा में हमने देखा कि बांध बनाने का चारों तरफ विरोध हो रहा था, उसके अंदर बहुत सी बुराइयां थी। इन बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कोई हल निकाला जाए। उसके ऊपर जो विवाद उठ रहे थे, उसके विवाद को ख़त्म करने के लिए एक हल निकाला गया। क्यों ना वर्षा के जल को घरों में क्या कर लिया जाए, संग्रहित कर लिया जाए। वर्षा जल को क्या कर लिया जाए, संग्रहित कर लिया जाए। तो वर्षा का जो जल है वो बर्बाद नहीं होगा, नालों और नदियों के ज़रिए वो सागरों में जा कर के क्या नहीं होगा, दूषित नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा विकल्प था कि बांधों को अगर हम रोक दें तो फिर शुष्क क्षेत्रों में या गर्मी के मौसम में जल की जो ज़रूरत है उसको पूरा हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत से बुद्धिजीवियों ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना जो वर्षा ऋतु होती है, 4 महीने जब बादलों से बारिश गिरती है, क्यों ना उस जल को सारे को हम क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। फिर बात आई कि इसको इकट्ठा कैसे किया जाए। इसको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बताया कि क्यों ना हम होज बना लें। होज यानी कि होद, बड़े बड़े जोहड़ बना लें, जिनके अंदर इनको क्या कर सकें हम, टांके का निर्माण कर लें। ये घरों में बनता था। टांका कहाँ पर बनता था, घरों में। कि हर घर के अंदर क्या किया जाए, जो वर्षा का जल होता है जो छतों से नालियों में जाता है, उसको छत से नालियों में जाने की अपेक्षाएं उसे दूसरी नाली के ज़रिए घर के अंदर क्या बना दिया जाए, एक बहुत बड़ा होद बना दिया जाए और उसे ऊपर से ढक दिया जाए और घर की जो सारी छतों का पानी है वो उसके अंदर क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो जल है उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं और शुष्क मौसम के अंदर उस जल का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और प्राचीन काल में जब बांध नहीं बनाए जाते थे तो भारतीय लोगों को मौसम का और मृदा का जो है बहुत ज्ञान होता था और वो लोग जो है वर्षा पद्धति के द्वारा और मृदा के उन गुणों के द्वारा ही जो है अपनी खेती को क्या करते थे, पूर्ण करते थे। ये देखिए आप कि बहुत से लोगों का मानना था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो अलाभप्रद है और उसके ऊपर जो विवाद उठे उसके लिए जो है वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प के रूप में उभरा कि ये जो है बहुत अच्छा क्या है, हमारे पास विकल्प है। प्राचीन भारत के अंदर उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी हमें जो है आज भी मिलते हैं। अगर आप पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे तो आपको हर घर के अंदर एक क्या मिलेगा, कुंड मिलेगा, जिसमें वर्षा के जल को क्या किया जाता है, संग्रहित। और खास करके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर, क्योंकि वो बहुत शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा बहुत नाम मात्र की होती थी। तो ये कह रहा है कि उस समय के लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में बहुत गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियाँ, जो वहाँ के रहने वाली जो स्थान की जो परिस्थितियाँ थी उसके अनुसार उनकी जल की आवश्यकता की जो पूर्ति है वो वर्षा जल से, भूमिगत जल से, नदी के जल से और बाढ़ के जल संग्रहण के तरीके से क्या कर लिए थे, विकसित कर लिए थे। और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने क्या बनाए थे, गुल बनाए थे। गुल का मतलब है गड्ढा बना लेना। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर क्या बना लिया था, गुल बना लिया था। इसके अलावा कुल भी बनाए उन्होंने, यानी कि जो वाहिकाएं, जो नदियां निकलती है उसकी जो जल धाराएं होती है उनका रास्ता बदल के किसकी तरफ कर लिया उन्होंने, खेतों की तरफ कर लिया और सिंचाई करनी शुरू कर दी। ये देखिए आप कितना अच्छा जो है छत का जो वर्षा का जल उसको संग्रहित करने का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। कैसे है ये देखो आप, ये छत है, छत के ऊपर वर्षा का जल आपको सभी को दिखाई दे रहा है। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, ये वर्षा का जल है, ये हम सभी को क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। ये ध्यानपूर्वक हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे। वर्षा का जल हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना हम सभी को। ये ऊपर से बारिश हो रही है। उसके बाद क्या होगा, ये देखिए पाइप के माध्यम से क्या कर दिया हमने, पाइप के माध्यम से इसको इस खड्डे में ले आए। ये जो खड्डा आपको दिखाई देता है, ये गड्ढा आपको क्या है, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करते थे, कंकर और मिट्टी भर देते थे। क्या भर देते थे, कंकर और मिट्टी। ये यहाँ पर जितना भी पीछे का अपशिष्ट जो मिलकर के आता था या कोई थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा या फिर वायु के द्वारा जो भी तिनके इसमें आते थे वो सारे इस खड्डे में क्या हो जाते थे, रह जाते थे।
और स्वच्छ पानी इस पाइप के माध्यम से किस में चला जाता था, इस हैंडपंप के अंदर, और नीचे कहाँ चला जाता था, भूमि में। इससे क्या होता था, भूमि का जो जल स्तर है, भौम जो जल स्तर है वो क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। एक तो जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, जल स्तर अगर बढ़ेगा तो पानी की जो गुणवत्ता है वो भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पानी की गुणवत्ता दूसरी इसमें क्या होगी, पानी जो है वो क्या नहीं होगा, खारा नहीं होगा। और हम मिट्टी के अंदर जो है भौम जल के स्तर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पुट किया गया है वहाँ राजस्थान के अंदर, छत वर्षा का जल संग्रहण। एक तो तरीका ये है, इससे तो हम भौम के जल स्तर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक जो दूसरा तरीका था वो था टांका। क्या था दूसरा तरीका, टांका। यानी कि घरों के अंदर ही, घरों के अंदर ही जो है ये बताएगा आपको कि ये देखिए कि घर के अंदर ही जो है 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा एक टांका बनाया जाता। टांके का मतलब था होद बनाना, कुंड जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, वो बना लिया जाता था। तो हैंडपंप में जाने की बजाय कहाँ डाला जाता था उसको, आप ध्यान से देखिए। ये देखो दो तरीके हैं यहाँ पर। ये भी जो है जल भरणी है, ये किसमें है, ये बेकार पड़ा हुआ हैंडपंप था, बेकार पड़ा हुआ जो कुआं था उसके अंदर जो है ये देखिए इस पाइपलाइन के माध्यम से क्या डाला जा रहा है, जल। इससे भी भौम स्तर क्या हो जाता है, का जल क्या होगा, बढ़ेगा। और विपरीत परिस्थितियों में इस भूमि के पानी को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान लो ये सारा का सारा जल अगर हमने इसके अंदर संचित नहीं किया होता तो ये सारा कहाँ चला जाता, नालियों में, गलियों में क्या हो जाता, बह जाता और जोड़ में चला जाता, और ये कोई भी काम नहीं आता। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर, अब मैं आपको थोड़ा सा टांका के बारे में बता देता हूँ। टांका क्या था, ऐसे जो है एक बहुत बड़ा क्या बनाया जाता था, होद बनाया जाता था ऐसे, ठीक है। और जो ये वर्षा का जो जल संग्रहण है ये वाला, यहां मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्या बना दिया, टांका बना दिया। अब ये जो पाइप है, ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है ये आपको, ये पाइप जो आपको क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस पाइप को कहां ले लाया जाता था, इस टांके में। ये देखिए आप, यहां से कहां लाया जाता था, यहां लाया जाता था। और ये जो चीज़ आपको खड्ड दिखाई दे रहा है वो यहां बनाया जाता था। ये पानी सारा इस खड्ड में आ जाता था पहले, जिसमें ईंट और कंकर भरे होते थे। इससे छन करके इस पाइप के जरिए कहाँ आ जाता था, इसके अंदर इकट्ठा होना क्या हो जाता था, शुरू हो जाता था। तो ये भूमि के अंदर नहीं रिसता था, क्योंकि ये जो होता था ये क्या था, पक्का आवरण था। ये भूमि के अंदर जो है पानी के रिसाव को क्या करता था, रोकता था। दो तरीके हैं यहाँ हमारे पास, दो भी नहीं है बेटा, तीन दिखाई दे रहे हैं। ये तो कुएं में छोड़ा जा रहा है, ये किस में छोड़ा जा रहा है, नलकूप में छोड़ा जा रहा है, और ये किस में छोड़ा जा रहा है, टांका में। यानी कि छत जो है, वर्षा का जो जल होता है उसको हम तीन तरीकों से क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। और जल का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। इसे शुष्क मौसम में क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल। ये तो पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं हम, टांके वाला। पेयजल वाला भी हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने में। और इस कुएं वाले जल का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, सिंचाई में। और इससे जो है वर्षा का जल क्या नहीं होता है, बेकार नहीं होता है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये सारी की सारी, ये देखिए आपको मैंने बताया था राजस्थान का जो जिला है जैसलमेर में खादीन और जोहड़ इसके उदाहरण है। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में ये प्रश्न आता है बहुत बार कि राजस्थान के अंदर वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, या ये प्रश्न आ जाता है शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। ये प्रश्न आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए भूमिगत टैंक होते थे, उनको क्या बोला जाता था, टांका बोला जाता। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी इन्होंने यहाँ पर दी है। इसके जरिए जो है वर्षा का जल क्या करते थे, ये लोग संग्रहित करते थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है कि पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता था। ईंट और रेत का प्रयोग छानन के लिए किया जाता। मैंने आपको बताया कि एक अलग से गड्ढा बनाया जाता था, पाइप को हौज तक ले जाया जाता था, और फिर हौज से जल जो है किस में ले जाया जाता था, कुएं में ले जाया जाता था, बीच में जो बनाया हुआ था। उसके बाद में जो है कुआं जो है क्या करता था, भूमिगत जल का भरण। मैंने अभी आपको बताया था कि भूमिगत जल स्तर क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, और बाद में इस सारे जल का क्या कर लिया जाता था, उपयोग। ये फायदा था इसका। ये देखिए, ये देखिए इस छतरी के माध्यम से छोटे बच्चे भी जो आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर कि जल संग्रहण का कितना ज़्यादा क्या है, महत्व है। लेकिन आज जो है ये जो टांका बनता था ये कहाँ पर होता था, घरों में होता था। ये देखिए
आंगन में बनाया जाता था। घर की छतें जो है क्या होती थी, ढलवा होती थी और पाइप के जरिए क्या होती थी, ये जुड़ी होती थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतौर जो है चित्र के माध्यम से क्या है सिखा दी है। और एक खास बात थी, जो पहली वर्षा होती थी उसके जल को जो है किस में नहीं ले जाया जाता था, डायरेक्ट टांके में। उस पाइप का जो है मुंह जो है एक बार के लिए कहाँ पर कर दिया जाता था, गली में, ताकि जो भी गंदा जो छत का पानी है वो सारा क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। और जो दूसरी वर्षा होती थी उसके जल को क्या किया जाता था, संग्रहित किया जाता था। और इससे जल की कमी जो है दूर होती थी। और इस पानी को क्या कहा जाता है, वर्षा के जल को इकट्ठा किए हुए पानी को क्या कहते हैं, पालर पानी। और ये सबसे शुद्ध होता है। प्राकृतिक जल का सबसे जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, पालर पानी। की वर्षा के पानी को क्या कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, वर्षा के रूप में धरती पर गिरने वाला पानी जो नाले में जाने से पहले होता है, जो छतों पर होता है या कुंडों के अंदर होता है या हमारे घड़ों के अंदर चला जाता है, वो जल क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है। और ये जो टांके बने होते थे इनके पास भूमिगत कमरे बना दिए जाते थे, क्योंकि वो जल से जो है वो कमरे क्या रहते थे, ठंडे रहते थे। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या देते थे, राहत देते थे। लेकिन एक बहुत ही खेद की बात है कि राजस्थान के अंदर भी इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया था, इस प्रणाली को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा नहर। ये देखिए कई बार आ जाता है प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम बताइए, तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कनाल बोलते हैं। और इसने जो है जितने भी शुष्क क्षेत्र थे राजस्थान के, उनकी जल की समस्या को क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो इन लोगों ने जो है टांके जो है बनाने क्या कर दिए, बंद कर दिए। लेकिन सौभाग्य की बात है आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर इस संग्रहण के तरीकों को क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें नल का जो पानी जो है उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। और एक ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि कर्नाटक के क्षेत्र का वर्णन कीजिए जहाँ पर वर्षा जल का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। और उस गांव का नाम है गंडाधूर। वहाँ के लोग जो है घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। और ये एक घर में नहीं है बल्कि 200 घरों में है। और वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति जो है पूरे भारत में इसको क्या है, मिली हुई है। और ये 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है हर साल यहाँ पर। उस सारे को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये देखिए ये चित्र के माध्यम से भी दर्शा रहे हैं वर्षा के जल को कैसे, इस पाइप के जरिए। ये छत है, छत से ये पाइप जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर देखो पानी क्या है, गिर रहा है। तो इस तरीके से जो है, इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं, बहुत बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि मेघालय के अंदर भी इसी प्रकार जो है जल की जो कमी थी उसको क्या करते हैं ये लोग, दूर करते हैं। इसके अलावा ये देखिए कितना बड़ा शानदार जो है उदाहरण आपके सामने है। ये मेघालय के अंदर जो है बांस के जरिए जो है ऊपर से जो पानी आता है वर्षा का, इस बांस के जरिए, ये देखिए इन बांसों के जरिए इस पानी को क्या किया जाता है, पौधों में दिया जाता है। ये देखिए ये बांस व्यवस्थित कर लेते हैं। ये देखो आप, ये देखिए यदि पाइपों को सड़क से पार ले जाना है तो ऊंचाई पर ले जाया जाता है। ये देखिए आप, तो ये भी बहुत अच्छी जो है विधि है जिससे वर्षा के जल का क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसने बताया, ये देखिए कि 10 भराई के साथ साथ यहाँ पर 80% है। और प्रत्येक घर लगभग 50,000 जो है मीटर जल का क्या करता है, संग्रहण और उपयोग करता है। और 200 घरों द्वारा हर वर्ष कितने लाख हो गया, 10 लाख लीटर जल का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। और एक ये यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे भारत राज्य के अंदर जो है हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाना क्या कर दिया है, आवश्यक कर दिया है। तो इस जरिए जो हम वर्षा के जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ हमारे इस पाठ की जो है समाप्ति हो जाती है। और आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर नज़र डालते हैं। अभ्यास का जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, ये देखिए कि वर्षा के जो जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए सूचना के आधार पर। ये चारों में बताना आपको, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित कौन सा क्षेत्र है और जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो पहला है, अगर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वो किसकी कमी से अप्रभावित है, इसकी कमी से। इसका आंसर क्या आएगा, जल की कमी से क्या है, अप्रभावित है। अधिक वर्षा होती है लेकिन अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो किससे प्रभावित होगा, जल की कमी से। यानी कि कै का आंसर, ख का आंसर। गै का क्या है, देखो अधिक वर्षा वाले परंतु अधिक प्रदूषित जल है तो फिर किसकी दिक्कत होगी, उसको जल की कमी होगी। वहां जल तो है लेकिन क्या है, प्रदूषित है। जैसे ये पाठ स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि अगर प्रदूषित जल है चाहे वो कितना भी हो, वो जल हम उपयोग में नहीं ला सकते। उसके बाद है कम वर्षा होती है लेकिन जनसंख्या भी क्या है, कम है
तो भी वो किससे प्रभावित होगा? जल की कमी से। किसकी कमी से प्रभावित होगा? जल की कमी से। तो 3 आंसर हमारे जल की कमी से प्रभावित हैं और 1 आंसर हमारा जल की कमी से क्या है? अप्रभावित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो पहला ये बताता है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की क्या होती है? कमी होती है। ये बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ के ऊपर क्या करती है? काबू करती है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? बहुउद्देशीय विस्थापन से वृहत सतह पर विस्थापन होता है और आजीविका जो है खत्म होती है। ये आएगा इसका आंसर। ये इसका क्या है? आंसर है। और तीसरा क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत भी क्या करती है? पैदा करती है। तो इसके पक्ष में कौन सा तर्क हम नहीं देंगे? ये वाला तर्क हम नहीं देंगे अगर हम उसके पक्ष की बात करेंगे तो। क्यों? क्योंकि ये तो विपक्षी तर्क है इसका, क्योंकि इससे विस्थापन भी होता है, मैंने बताया था आपको, आजीविका भी लोगों की खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है, या कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानने और दोबारा लिखें। शहरों की बढ़ती हुई जो संख्या है, शहरों की बढ़ती हुई संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। यहां पर क्या आ जाएगा? मदद की जगह दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। किसको बढ़ावा दिया है? दुरुपयोग किया है इन्होंने, तब जाके ये सही होगा। दूसरा है, नदियों पर बांध बनाने और उसको नियंत्रित करने से प्राकृतिक बहाव तल छठ का जो बहाव है वो प्रभावित नहीं होता। गलत है, प्रभावित होता आएगा। नहीं को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे यहां से। बिल्कुल क्या होगा? प्रभावित होगा तलछट का भाव। उसके बाद नेक्स्ट देखें, गुजरात के साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति का किसान नहीं भड़के। गलत है, ये नहीं हटाएंगे हम, बिल्कुल भड़क गए थे। इस नहीं को हटा दीजिए। क्या हो गया था? भड़क गए थे वो लोग। उसके बाद है, आज राजस्थान में इंदिरा नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा संग्रहण लोकप्रिय है। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल क्या है? हमारे पास सही है। उसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार अनवीकरणीय संसाधन। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्षा का जल नदी और नालों के जरिए कहाँ जाता है? सागरों में। उसके बाद वाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाता है? बादलों में। और फिर वापिस जो जमीन के ऊपर क्या हो जाता है? गिर जाता है। जल दुर्लभता का जो कारण मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आसानी से पॉइंट आउट किए थे हमने उसके। दोबारा फिर बता देता हूँ, अगर किसी भी शहर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो जल की क्या होगी? दुर्लभता होगी। दूसरा है, वर्षा के जल के अंदर अगर कमी आ जाए, वर्षा बहुत कम होनी शुरू हो जाए तो भी जल दुर्लभता आ जाती है। और भूमि का जल स्तर क्या हो जाए? नीचे गिर जाए। वर्षा क्या हो? कम हो, और भूमि का जल स्तर क्या हो जाए? भौम जल स्तर क्या हो जाए? गिर जाए। तो भी किसकी स्थिति आ जाती है? जल दुर्लभता की। उसके बाद में ये बहुत अच्छे से मैंने आपको इसी में पॉइंट आउट करवाया था, लाभ और हानि दोनों ही बताई थी मैंने आपको। अभी हमने जस्ट वर्षा जल संग्रहण राजस्थान का किया है, और इसके अलावा जो हमने जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण को किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार ये हमारा पाठ जो है समाप्त हो जाता है। आप इस पाठ के अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से जो है समझेंगे और इसे नोटबुक में उतारेंगे। थैंक यू बेटा।